दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैं मित्तल सर। नहीं, आप अपना इसी तरह से प्यार बना के रखिए। इस बार की जो हमारी क्लिप होगी इसमें हम एक नया फीचर ऐड करेंगे आपके साथ में कि एक तो हम यहाँ पर आपको एक जनरल टॉपिक पे काम करा रहे हैं जो आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको जुड़ेगा। जब हम ऑर्गेनिक आगे पढ़ेंगे 12th क्लास की ऑर्गेनिक, तो उनमें एक टॉपिक जुड़ेगा साथ में, और दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लगातार एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा और ये हम फिनॉल पढ़ेंगे, अभी क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, और इन सब के में भी इस सब का इस्तेमाल होगा। तो एक ये जनरल टॉपिक हमारे साथ में जुड़ रहा है। एक और दोस्तों कि हम आप लोगों के साथ में ये क्लिप नंबर 8 होगी। अगर आप 1 से देख रहे होंगे, नंबर 1 से आप चले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लिप नंबर 8 पे आएगी जाके, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादा तो लोग 1 से देख रहे होंगे, सीरियल में चल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करें इस बात के लिए। तो हम कुछ समय के लिए आज से इस वाली क्लिप पे अपने कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे कुछ समय के लिए, और हम चाहेंगे कि आपके अपने एक्सपीरियंस को आप हमारे साथ में शेयर करें, जो भी आपको महसूस होता है इसके पे उसमें। अगर आपको कमेंट बॉक्स खुला मिलता है तो समझ जाइए कि ये अभी इनिशियल है और इस समय आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर काम कर पाएँ। जी सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले तो समझ में आए, इसमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे आपको। एक बार भी आपको नहीं लगेगा कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से, और वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट होती है या हो सकती है आने वाले समय में। जी, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, तो पहले नंबर पर आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों, अगर एक केमिस्ट्री वाली बात से करी जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से करी जाए, तो एक लंबा चौड़ा इस पर लैंग्वेज आएगी। और एक मित्तल सर अकॉर्डिंग करी जाए, इसमें मित्तल सर फॉर स्टूडेंट्स, उनके लिए समझने वाली बात की जाए, हमें एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस चाहिए। तो सीधी सीधी बात, अगर मैं पिछले 28 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट तो ऐसे ही पढ़ते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर, जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, कोई एरोमेटिक रिंग है, तो हम बेंजीन रिंग पर कह रहे हैं, वैसे आप इसे एरोमेटिक रिंग कह सकते। अगर बेंजीन रिंग पर, एरोमेटिक रिंग पर जो H लगे हैं, आप जानते हैं 6 H होते हैं, 6 H होते हैं लगे, उनकी जगह, उनमें से किसी एक की जगह ग्रुप लगाना। कितनी देखिए, आप नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, ग्रुप लगाना। तो हमेशा के ऊपर मैं एक छोटा सा स्टार लगा देता हूँ। मुझे एक ऐसी रिएक्शन याद है जो ऐसा नहीं होती है, वैसे तो हमेशा होती है। एक ही रिएक्शन याद है, मतलब 99.99999% हमेशा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही बोल देते हैं इसको, SE रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी आसान बात है। अगर हम बेंजीन रिंग के H पर, जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये एक बेंजीन रिंग हमारे पास, आप जानते हैं हर जगह इस पे H मौजूद है। इन H की जगह हम कोई ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, कोई सा भी ग्रुप। ये H हमारे पास, इसकी जगह कोई ग्रुप लगाना, कोई सी भी H की जगह। ये मान लो एक श्रीमान जी हैं, इनको हम लगाना चाह रहे हैं इनके ऊपर, H के ऊपर, H की जगह पे, जहाँ भी लगेगा वहाँ H की जगह पे लगेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी, इसे हम कह सकते हैं, ये रिएक्शन SE रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पे हमें इससे मुलाकात होगी, वो बात आपकी समझ में आई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ आपने इसे देखा है, क्लास 11th का टॉपिक है। तो आपको याद हो कि अगर हम बेंजीन पे क्लोरीन लगाना चाहें,
Cl, H की जगह Cl। तो हमारे पास एक मेथड होता है Cl2FeCl3, या इसकी जगह अभी मैंने एक क्लिप में इस बात को डिस्कस भी किया था आपके साथ में, इस H की जगह किसी भी H की जगह, अभी तो बेंजीन पे कुछ भी नहीं है ग्रुप, तो हम सारे H इक्विवेलेंट है हमारे पास में, जब कोई ग्रुप आ जाएगा तब वो H की कंडीशन बताए। तो अभी तो बहुत बेसिक पे काम कर रहे हैं, ये Cl आ गया। तो एक ही तरीका है Cl2FeCl3 से या Cl2AlCl3 से हम Cl लगा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है सब। अगर क्लोरीन लगाना चाह रहे हैं हम डायरेक्टली बेंजीन लिंक, किसी ने कहा था हम क्लोरीन सनलाइट डाल दें, तो क्लोरीन सनलाइट की इतनी औकात नहीं है कि वो बेंजीन लिंक के H को रिप्लेस कर सके। अगर आप ब्रोमीन लगाना चाहते हैं, आपको पढ़ा था पहले, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पहले 7 क्लिप में से एक में मैंने काम किया था शायद सेकंड में, ब्रोमीन के साथ आयरन या ब्रोमीन के साथ में FeBr3, ये बताएंगे इन सब का क्या रोल है, आज की क्लिप में ही बताएंगे। तो सब Br लग जाएगा इसमें। आयोडीन लगाना चाहते हैं तो याद है आपको, अब बताया था आपको, आयोडीन के साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है जो इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को खत्म कर देता है, तो आयोडीन लगता है। बेंजीन पे अगर आप NO2 लगाना चाहें तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या कम लेंगे, क्या ज़्यादा लेंगे, तो ये सब जो क्वेश्चन बनेगा अभी आप देखेंगे, आपको खुद आनंद आएगा। नाइट्रोबेंजीन पे, और अगर बेंजीन पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको हीट करते हैं या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में, तो बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाएगा, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके अलावा 2 और रिएक्शन आपको इस तरह की मिलेंगी, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी देखते हैं, अभी इसके साथ में 2 और रिएक्शन आ जाएंगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत फेमस। एक क्लिप आपके साथ में फ्रीडल क्राफ्ट पे बनाएंगे, पूरी आधे घंटे की क्लिप, बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा समय चाहिए, पूरा फ्रीडल क्राफ्ट पे आपको दिखाएंगे कैसे IIT वाला फ्रीडल क्राफ्ट को इस्तेमाल करता है। आपको पसंद आएगी, आप कुछ नहीं जानते होंगे तब भी सीख जाओगे। बस ज़रूरत ये है कि क्लास के दौरान आप लिखें इसे और बाद में उसे दोबारा से तैयार करें, सीरियल ऑर्डर से चलें। आप अगर एक सीढ़ी पर खड़े हैं तो दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर आपको कुछ देर रुकना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो उसी तरीके से हम अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी सर, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अभी तो हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, ये बेंजीन रिंग हमारे पास में। आप एल्काइलेशन कराना चाहें तो RX डाल देते हैं, वैसे और किसी से भी हो सकती है, एल्कीन से भी हो जाती है। आपको याद आता होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, यस मैं जानता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन। और अगर मैं RCOX की करा दूँ, एसिड हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो दिस इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से चल। तो दोस्तों पहला टॉपिक जो टॉपिक नंबर 1 बना, हालांकि 2 बनना चाहिए, पहले तो आपने जितनी फ्रीडल वो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो आपके पास में एक लाइन से आ गई सारी जितनी थी, और एक आध कोई नॉर्मल में जैसे कपलिंग रिएक्शन के अंदर एक, जब भी आपको बेंजीन के H की जगह ग्रुप लगता दिखाई दे, समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक आध जगह और आपको ऐसा मिलेगा, कपलिंग रिएक्शन में H की जगह ग्रुप लगेगा या कहीं भी लगेगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यार ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो वैसे नॉर्मल जो होती हैं वो ये होती हैं। तो एक आपके पास में नंबर 1 में तो ये आ गया भाई कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हम लोगों के साथ में चलती हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो सर्टेनली यहां पे इलेक्ट्रोफाइल यूज होता होगा। इलेक्ट्रोफाइल मैंने इससे पहले क्लास में एक न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था आपको। न्यूक्लियोफाइल में मैंने बताया था कि दुनिया मनी फाइल होती है, मनी लविंग, फाइल माने लविंग, आप किसे कह सकते हैं, आई एम डोसाफाइल। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो सर्टेनली वो इलेक्ट्रॉन का प्रेमी है,
फाइल माने प्रेमी, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन का प्रेमी कौन होगा, तो सर्टेनली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दो तरह की हो सकती हैं, एक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, जिन्होंने सिर पे लिख के रख रखा है आई एम इलेक्ट्रोफाइल, जोर जोर से चला रही है वो आई एम इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी टटोल के देख ले कि यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल, कैसे मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैरी पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को देख के आप पहचान जाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल है साहब। जैसे अपना राजू H+, Cl+, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें प्लस चार्ज नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रिलेटिव थ्योरी है दुनिया में। Br+, I+, NO2+, जहां भी ये इस तरह की आप लेंगे तो इस पे प्लस चार्ज जहां आपको दिखाई दे, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन की तरफ दौड़ के जाएंगे। एक होते हैं जो देखने में तो आपको बड़े सुंदर दिखाई देंगे लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे Bf3 हुआ। इसे लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है साहब, रिक्वायर लोन पेयर। इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। AlCl3 हुआ। और कौन सा हो सकता है, CO2 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, B के इलेक्ट्रोफाइल। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, B के इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन पे मल्टीपल बॉन्ड होता है। कोई पूछे कि क्यों है साहब, तो इन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। तो पहली बात ये आई, ये तो हम जबरदस्ती का डिस्कशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अपने टॉपिक पे आते हैं, एक बार फिर देखिए उसी चार्ट को बना रहे हैं और अब की बार आपको बता रहे हैं कि इसमें वही सेम चार्ट कि जब हमने Cl2 FeCl3 डाला था तो आपको मालूम है क्लोरीन लग गया था। तो क्या लगा यहाँ पे Cl, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे Cl+ है। आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आपने कहा साहब Cl+ है। ब्रोमिनेशन किया था हमने Br2FeBr3 या Br2Fe, ब्रोमीन लगा था। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल हेयर, यस इट इज ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है। Br+, ब्रोमोनियम आयन, EM लगा देते। आयोडीन लगाया था हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया था साथ में, रिवर्सिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। क्लिप नंबर 2 में मैंने बताया था, 2 या 3 में, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल I+ है। इस FeCl3 का रोल यही है कि ये Cl2 से रिएक्शन करके Cl+ पैदा करेगा। अभी और बात करेंगे। I2 खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो I2 के अंदर इलेक्ट्रोफाइल मौजूद होता है, I+ मौजूद होता है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब आपको याद हो कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब मुलाकात कराई तो नाइट्रेशन हुआ NO2, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से दोस्तों अभी हीट किया था तो कौन लगा था ऊपर, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था। अब यहाँ पे जो मजे की बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे वो SO3 है खाली, इस पे प्लस चार्ज नहीं है। अब सोचिए आपका छोटा भाई अगर क्या कर रहा हो, उसने कहीं पढ़ाई की है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, और आपको पूछा, जब आपने उससे पूछा भाई क्या पढ़ के आ रहा है, तो उसने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आ रहा हूँ, तो आप उससे फ़ौरन से पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे बताइए। आप फ़ौरन से उससे पूछेंगे अच्छा बता सल्फोनेशन और बेंजीन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा यहाँ बनता है तो वो ये बनता है, क्योंकि बाकी सब में तो जो लगा वही प्लस चार्ज लगा दिया। ऐसी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी थी हमने, RX एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सर्टेनली R लगा तो R+ इलेक्ट्रोफाइल है। इसीलिए तो फ्रीडल क्राफ्ट में थोड़े उल्टे प्रोडक्ट आ जाते हैं, अजीब, क्योंकि R+ आप जानते हैं थोड़ा सा गड़बड़ करता है, ये आप जानते हैं रीअरेंजमेंट सब कर लेता है,
तो इसलिए थोड़ा उल्टा लग जाता है कई बार रीअरेंजमेंट की वजह से। तो आगे फ्रीडल का पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे आपको। और एसाइलेशन कराया था एसिड हैलाइड के साथ में, तो सर्टेनली जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ RCO+ हुआ, ये इलेक्ट्रो। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि बताइए अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा। आप खुद बताइए इस बात को कि आपके मन में क्या आ रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या क्वेश्चन पूछेगा। बस वही क्वेश्चन बना देते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल इज, अब उसने दिया SO3+, SO2, SO3H+ या फिर SO3, एंड द आंसर इज, आप जानते हैं SO3। दोस्तों ये जो आप पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे हैं, 2 मान लें या 3 मान लें, पहला दूसरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है SE रिएक्शन, इसमें कोई चीज़ आगे बढ़ाएं, FeCl3 के रोल को समझें, AlCl3 के रोल को समझें, उससे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म को समझें, बहुत आसान, बिल्कुल लड्डू, आपको ऐसे लगेगा अरे मज़ा आ गया साहब। 2 स्टेप रिएक्शन। इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, डेल्टा G0 और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ बना दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेल्टा G0 की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की, मित्तल सर के साथ में जुड़िए बस। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से ग्राफ दिखाई देगा। 1 और 1 2 2 स्टेप दिखाई देगा। जिस स्टेप की चोंच ऊंची है, किसकी ऊंची है, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब स्टेप 1, ये भी क्वेश्चन खूब आपको मिल जाएगा। ऐसे कोई ग्राफ बना के दे देगा, पूछेगा इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, जिसकी जो डेल्टा G0 सबसे ऊंचा जा रहा हो वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कितना आसान। स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग, 2 स्टेप रिएक्शन है और स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिसे स्लो स्टेप कहते हैं। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी रिएक्शन में मल्टी स्टेप होती है, रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है, तो जो सबसे छोटा हल्का वो धीमा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बात करेंगे इसके बारे में। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखें, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग, इसका कोई H जिसको हमें हटाना है, लेट इस H को रिप्लेस करना है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो एक स्लो स्टेप है, हमें कैसे मालूम, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें पहले से ही मालूम होता है। आपको रिएक्शन को मैकेनिज्म एक एक्सपेरिमेंटल खेल होता है, तो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे मैकेनिज्म निकाली जाती है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास में, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे आके आपको अटैक कराना है। आपने कहा SO3H में तो SO3 पे नहीं था प्लस चार्ज, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक मारेगा। इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो सर्टेनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर आप एरो बनाना चाहें, बनाने चाहिए आपको एरो, तभी आपको फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे जब ये वहाँ से आ रहे हैं E+, तो ये इस वाली पोजीशन पे जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, देखिए कितना आसान। अब ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो H भाई साहब को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव से आके E जुड़ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। एंड दिस इज द स्लो स्टेप। ये स्टेप 1 है। अब आपके पास में आया कौन, एक बेस आएगा। बेस वहीं मौजूद होगा, आपको दिखाएंगे भी। और इस रिएक्शन में, सेकंड वाले स्टेप में, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है, तो उसमें इस H को, ये वाले H को बेस लेके भाग जाएगा H+ की फॉर्म।
तो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव प्लस से फिर ये दोबारा से क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग पूरी हो जाएगी। ये साहब ई लग गया हमारे पास में, H निकल के भाग गया, H को बेस ले गया। दिस इज द स्टेप 2। ये छोटी सी मैकेनिज्म है इसकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है यहाँ पे, वो बनता है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ C6H6 and C6D6 for इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर H की जगह जो जिस H की शादी हो रही थी, जिसको निकल के भागा था, उसकी जगह अगर D हो, ड्यूटीरियम हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों ड्यूटीरियम कौन से स्टेप में निकला था, जो H निकला था, H सेकेंड स्टेप में निकला था। अभी आपने देखा था कौन से स्टेप में H निकला था, बताइए। ये H निकल के भागा था कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट। क्या फर्स्ट में H निकला, नहीं, फर्स्ट में तो H नहीं निकला, बस हो गया काम। H सेकंड स्टेप में निकला था, हेंस विच इज नॉट ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Hence, no effect of changing H and D, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्टिविटी इक्वल टू, क्षमा चाहता हूँ, बेंजीन इज इक्वल टू C6D6, दोनों की रिएक्टिविटी बराबर होती है। ड्यूटीरियम लगाने से बेंजीन की रिएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मुझे बताइए, आप कुछ जानते थे, नहीं जानते थे, क्या आपको जरा सा भी प्रेशर लगा, नहीं लगा ना। बस सही तरीके से पढ़ें। जब आप इस क्लिप को देख रहे हो तो टेबल चेयर पे बैठ के, जैसे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आप लिख के पढ़ें और कल को आप किसी दूसरे को बताएंगे। ये तो साइंस की खासियत है। आपने बचपन में सबसे पहले जब साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो साइंस में बताया होगा आपको कि ये सतत प्रयास होता है, सतत, कंटिन्यूअस, ये कभी खत्म नहीं होता। जो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया लग रही होंगी, कुछ दिन बाद में उन्हें ख़त्म हो जाना है, उनके ऊपर एक नई चीज़ें आ जानी है। तो साइंस को रोकते नहीं हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो एक ताला खोला होता है, टीचर का एक काम होता है टू डेवलप द इंटरेस्ट, बाकी काम तो बच्चे को अपने आप से धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है, यस, और बेहतर रिप्रेजेंटेशन देता है, और बेहतर रिप्रेजेंटेशन देता है। कल को आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होंगे, आप कहेंगे नहीं मैं और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जी सर, आगे बढ़। अब देखिए साहब, एक ही वो ले पाएंगे हम यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें एक टाइम की भी एक वो होती है कि Cl2 के साथ में हमने जो FeCl3 लिया था या AlCl3 लिया था, ये हेलोजन कैरियर कहलाते हैं, ल्यूइस एसिड होते हैं। तो ये Cl से रिएक्ट करके फौरन से FeCl4- और Cl+, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसी की तो वो ज़रूरत पड़ रही थी हमें, और ये वो बेस बन गया जो बाद में H लेके भागा था। तो जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनमें यही काम आएगा। ऐसे ही जब नाइट्रेशन था तो यहाँ पे एक बड़ी फनी बात हो गई। नाइट्रेशन में बहुत पूछा जाता है, अभी 2016 में भी एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, कभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। नाइट्रेशन में आप देखें तो हमने यूज किया था कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4। अब किसी ने पूछ लिया, अगर आप, वैसे तो आप जानते होंगे, किसी ने पूछ लिया कि इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज, नाइट्रिक एसिड कैसे बिहेव करता है।
एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसे कोई पूछ रहा है एक शादी में दुल्हा कौन था और आंसर आया दुल्हन। अरे ऐसे कैसे? ये तो बड़ी फनी बात है। नाइट्रिक एसिड, इस पे एसिड लिखा हुआ है और इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड बिहेव एज बेस। आपने कहा क्यों, कैसे? बहुत आसान सी बात है। एक्चुअली H2SO4 का पहला एच आयन, इसी पे क्वेश्चन था 2016 का। H2SO4 का पहला एच आयन जो होता है ये ज़्यादा एसिडिक होता है HNO3 के पहले एच आयन से। इसका pK1, HNO3 में तो एक ही H है, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे वैसे, फिर भी pK1 ऑफ H2SO4, यहाँ तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये HNO3 में तो एक ही H होता है, इज लेसर देन। आप जानते हैं जितना pK कम होता है उतनी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, लेसर देन pK ऑफ HNO3। H2SO4 का पहला एच आयन HNO3 के एसिडिक नेचर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो H2SO4 की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HNO3 डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यार उससे पावरफुल मौजूद है भाई। तो H2SO4 ने, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहला एच आयन केवल, दूसरा नहीं है। H2SO4 का जो K2 होता है वो कम एसिडिक होता है, मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर मतलब मैं आपको यहाँ लिखूँ तो pK1, अगर आप समझते हैं लैंग्वेज, H2SO4 से ज़्यादा है pK ऑफ HNO3 और pK ऑफ HNO3 से ज़्यादा है pK2 ऑफ H2SO4। H2SO4 का जो सेकंड आयनाइजेशन है वो HNO3 से, जी चलिए हम वैसे यहाँ पे इस बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका, 2016 का एक क्वेश्चन है, कभी आपसे डिस्कस करेंगे। H2SO4 H आयन प्लस HSO4 माइनस में टूटा, ये वो बेस बनेगा जो बाद में लेके भागेगा। और HNO3 देखिए कैसे बैठा है इसकी प्रेजेंस में, अरे इसका क्या हाल हो गया। जो शेर बना करते थे आज बिल्कुल गीदड़ की तरह बैठ गए। भाई आखिर H2SO4 का H आयन आ रहा है भाई, इसके H आयन को इसने इस पे आके अटैक मारा और ये H2O निकल गया और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन पे आप जानते हैं वहाँ कुछ अजीब था कि इलेक्ट्रोफाइल जो था वो SO3 था। आखिर SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है? SO3 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे। भाई इसे खोल दीजिए, लीजिए साहब, SO3 माइनस कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाता है। बस सल्फर पे प्लस, यहाँ से अटैक मरवा दीजिए। देखिए लगवाते हैं आपके सामने अटैक, आप खुद से लगा पाएंगे, वहीं बेस बन जाएगा, वहीं लेके भाग जाएगा। बिल्कुल आसान। आप दुनिया को सिखाएंगे कि देखो, आपके घर में छोटा भाई बहन है उसे सिखाइए, देख कितना आसान होता है। ये आपका, कुछ लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, वो अलग तरीके से बनाते। ये यहाँ पे प्लस चार्ज, आपने अटैक मार दिया है। ये यहाँ पे एस पे प्लस, प्लस तो खत्म हो गया। आप जानते हैं ये अभी एरो लगाया था, ये इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ प्लस और ये SO3 माइनस आ गया क्योंकि O पे नेगेटिव आया था ना, इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट हुए थे। अब जो बेस है ये ही इंटरनली बेस की तरह काम कर जाता है। तो H के इलेक्ट्रॉन छीन के ये H यहाँ ट्रांसफ़र हुआ
और यहाँ नेगेटिव और प्लस नहीं मिल के, ये पार्ट 1, दिस वाज द स्लो स्टेप, क्योंकि इसमें बेस बाहर से नहीं आया। इसमें एक और ख़ास बात होती है, ये तो आपको मैकेनिज्म इसकी समझ में आ गई होगी। एक और ख़ास बात है इसमें, हालांकि आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कंपटीशन में नहीं आया। इसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल देखी जाए तो ये दोनों स्टेप ऑलमोस्ट बराबर आते हैं। इसलिए क्या होता है, फॉर सल्फोनेशन, क्योंकि इसमें इंटरनली बेस मौजूद है, फॉर सल्फ, आज तक वैसे क्वेश्चन नहीं है कभी किसी भी एग्जामिनेशन में, फॉर सल्फोनेशन C6H6 ज़्यादा रिएक्टिव होता है C6D6 से रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती, उससे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है CD बॉन्ड एनर्जी। ड्यूटेरियम की सारी चीज़ें ज़्यादा होती, CH बॉन्ड एनर्जी से CD बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। वैसे आज तक सल्फोनेशन में इस बारे में पूछा नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे एक और बात। जैसे अभी आपने क्योंकि अगर आप 12th में हैं तो आप कोलवे रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल में, तो कोलवे रिएक्शन में CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करता है। वहाँ भी आप इसी तरह से अटैक कराते हैं, O पे माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज। रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। वहाँ पे आपको याद हो डाइक्लोरो कार्बीन, ये कार्बीन होती है। अगर आपने 12th में है, आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए, नहीं तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये सब चीज़ में पढ़ाऊंगा। तो वहाँ कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट दिखाई दे रहा है, बेचारे का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये फटाक से यहाँ पे अटैक मारेगा, लेकिन ये फिनॉक्साइड आयन पे अटैक मार सकता है, केवल फिनॉल पे नहीं मार सकता। ये उसी समय सिखाएंगे आपको। ये लोन पेयर नहीं है, ये तो कार्बीन है बेचारा, इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लेकिन लोन पेयर नहीं है। ये फटाक से यहाँ अटैक मारेगा, बहुत आसान सा रिएक्शन बन जाती है, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। तो ये रही कोलवे रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरह से इनिशियल काम करते हैं। अब हम आगे आएंगे कि जब क्लिप नंबर 2 आपके साथ में बनाएंगे कि कौन तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये कब आएगी बात आएगी कि जब पहले से कोई ग्रुप मौजूद है बेंजीन के ऊपर। ये सब 11 का पार्ट था, बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, तो अब अगला जो ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। ये 5 पोजीशन में से आप जानते हैं ये 2 पोजीशन ऑर्थो होती हैं, ये पैरा होती है, ये 2 पोजीशन मेटा होती है। तो मेटा पे आएगा या ऑर्थो पैरा पे आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। और एक होता है एक्टिवेटिंग, मतलब रेट पे कैसे करते हैं, डीएक्टिवेटिंग उस पर कैसे डिसाइड करते हैं, ये आपको सेकंड क्लिप में सिखाएंगे। लेकिन पहली क्लिप में थोड़ा आपको फिर फ्रीडल क्राफ्ट में भी कुछ काम कराएंगे, तो धीरे धीरे आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिक को अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है, और एनसीईआरटी कवर करते ही आप आईटी के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे, खड़ाक से करेंगे आईटी क्वेश्चंस को। तो अगर आप आईटी में नीट के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जीरो से आपके इस टॉपिक को उठाया है। और दोस्तों मैंने आपसे कहा हम कुछ दिन के लिए अपने कमेंट बॉक्स को खुला रखेंगे। आज अपने इस क्लिप में आपकी ये 8वीं क्लिप है, आपके सजेशंस हमें मिलें, हम और बेहतर कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। हम 1-2 दिन उसे कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस को ज़रूर पढ़ेंगे और आपकी क्लिप को हम सोचे आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं आपके साथ इस कोर्स को, वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप अपनी ज़रूर उसमें आपने पसंद किया है तो उसे ज़रूर बताएं हमें, आपको कोई कमी उसमें लग रही है तो ज़रूर बताएं। आइए आज से 2 नई चीज़ें, एक हमने एक जनरल टॉपिक को जीरो से उठाया है जिसे वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, और दूसरे नंबर पे आज अपने कमेंट बॉक्स को हम खुला रखेंगे और आपसे आपकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 रैंडमली नहीं पढ़िए, 1 से स्टार्ट करिए। आपकी ऑर्गेनिक एक दिन बहुत मजबूत होगी। अपना प्यार बनाए रखिए, ईश्वर आपको सफलता दे। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं ईश्वर से। थैंक यू वेरी मच।